हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं आफ्ताब खान के मैथमेटिक्स के चैनल पर। तो गाइस, आज का लेक्चर नंबर फाइव है, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट 11th क्लास का सेट। तो उससे रिलेटेड वीडियो है। आज लेक्चर 4 तक हम पहले अपलोड कर चुके हैं। आज का लेक्चर नंबर 5 है, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स क्वेश्चन रिलेटेड टू सेट्स। तो गाइस, हम सेट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सेट से रिलेटेड जो 4 वीडियो हैं जो कि हमने पहले अपलोड कर चुकी हैं, तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आप उन वीडियो को देखेंगे तो आज की वीडियो और आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आपको इजीली समझ में आएंगी। क्योंकि आज की वीडियो समझने से पहले आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा, और कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया है। तो पहले जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ताकि आपको आज का लेक्चर समझ में आए। उन वीडियो का जो लिंक है वो आई बटन पर आ रहा है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके जल्दी से वहाँ जा के उन वीडियो को देख लीजिए। और अगर देख लिया है तो आज का वीडियो जो है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू सेट्स, यानी जो सेट हम पढ़ते हैं उस सेट से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी सेट का बेसिक पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उससे रिलेटेड अगर हम बेसिक क्वेश्चन को भी लगाना सीख जाएंगे तो और हमारा बेसिक जो है वो और स्ट्रांग होता चला जाएगा, जिससे आगे आने वाले जो टफ क्वेश्चन है वो भी इजीली हम कर सकेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दे रखे होंगे, उस स्टेटमेंट को हमें रीड करना है। उस स्टेटमेंट को रीड करके हमें ये बताना है कि ये सेट फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ रीड करिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। यानी कि हमें एक साल के अंदर आने वाले उन महीनों का कलेक्शन करना है जिन महीनों में जो बिगनिंग वाला जो लेटर है वो जे है। समझ में आया? यानी कि एक साल के अंदर जितने भी मंथ आते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो सारे के सारे जो मंथ आते हैं, इस मंथ के अंदर वो कौन से मंथ हैं जिसका बिगिनिंग लेटर जे है, उसका हमें कलेक्शन करना है। और फिर हमें ये बताना है कि ये सेट फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो सेट फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं? इसके बारे में हम बता सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ सेट, कि सेट की डेफिनेशन क्या है। तो सेट की डेफिनेशन क्या थी गाइस, हमने सबसे पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो देख लीजिए, तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी। तो सेट की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से थी, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। यानी कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि किसी को भी कहा जाए कि इसका सेट बनाना है, तो उसके लिए और मेरे लिए वो सेट का फॉर्मेशन अलग नहीं होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन ही है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। यानी कि ये किसी को बोला जाए कि एक साल के अंदर आने वाले उन महीनों का कलेक्शन करो जिसका शुरुआती जो लेटर है वो जे है, तो कोई दूसरे पर्सन को बोला जाएगा तो वो भी सेम कलेक्शन करेगा, और मुझको बोला जाएगा तो मैं भी ये सेम सेट का कलेक्शन करूंगा, यानी सेम ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करूंगा। तो उसके लिए और मेरे लिए वो सेट सेम रहेंगे, सभी के लिए वो सेम रहेंगे। मतलब सेट को फॉर्म करने का जो मापदंड है वो सेम है, यानी कि वो सेट वेल डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये सेट भी क्या है, वेल डिफाइंड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मंथ ऑफ द ईयर कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से मंथ हैं जिसका शुरुआती जो लेटर है यानी बिगनिंग लेटर जो है वो जे है।
तो यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट है, देखिए आप ध्यान से, जनवरी, जून और जुलाई। अब ये वो मंथ है साल के अंदर आने वाले जिसका जो बिगिनिंग लेटर है वो जे है, तो इसका हमें कलेक्शन करना है। तो हमने ये कलेक्शन कर दिया जनवरी, जून और जुलाई। अब इसका कलेक्शन हमने कर लिया। अब ये सेट है या नहीं है? ऑफ कोर्स ये सेट है, क्योंकि अगर मुझसे बोला जाए कि इस प्रकार का सेट बनाना है जिसका बिगिनिंग लेटर जे है मंथ का, तो मैं भी यही बनाऊंगा। किसी और को बोला जाए तो वो भी यही बनाएगा। तो मेरे लिए और उसके लिए, दोनों के लिए इसका मापदंड जो है ये वेल डिफाइन है। ओके, तो इसको हम वेल डिफाइन कहते हैं, जो सभी के लिए सेम हो। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देते हैं और इसको अच्छे से समझेंगे हम। बी लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हमें इंडिया के अंदर जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं उनका हमें कलेक्शन करना है। अब इंडिया के अंदर मोस्ट टैलेंटेड जो राइटर हैं उसका हमें कलेक्शन करना है, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कि मेरे को बोला जाए कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर का कलेक्शन करना है इंडिया के अंदर, तो मुझे जो जो राइटर पसंद है उसका मैं कलेक्शन कर लूंगा 10। और जरूरी थोड़ी है कि मुझको जो राइटर पसंद है वो दूसरे पर्सन को भी राइटर पसंद हो, उसको वो अच्छा नहीं लगता हो, तो वो अपने हिसाब से उसको जो पसंद है उसका कलेक्शन करेगा। इसका मतलब मेरे लिए वो कलेक्शन और उसका वो कलेक्शन, दोनों का कलेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसका मतलब ये सबके लिए सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइन नहीं है। सबके लिए सेम होना चाहिए। मैं अलग कलेक्शन कर दूंगा 10 मोस्ट राइटर्स का, टैलेंटेड राइटर्स का, और उसके लिए टैलेंटेड कोई अलग हो, उसके लिए टैलेंट की परिभाषा कुछ अलग हो, मेरे लिए टैलेंट की परिभाषा कुछ अलग हो, तो ये सेट फॉर्म नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। ओके, तो इट इज नॉट अ सेट, ये वेल डिफाइन नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे सी पॉइंट के ऊपर। सी क्या कहता है, क्या इस स्टेटमेंट को रीड कीजिए और रीड करने के बाद हमें बताना है कि ये सेट बनेगा या नहीं बनेगा। A team of 11 best cricket batsmen of the world, यानी कि इसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें उन 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का कलेक्शन करना है, तो क्या ये सेट बनाएगा? ये सेट नहीं बनाएगा गाइस, क्योंकि मुझे जो बैट्समैन अच्छा लगता है जरूरी थोड़ी है किसी दूसरे पर्सन को भी वो बैट्समैन अच्छा लगता हो, या किसी दूसरे पर्सन को वो बैट्समैन अच्छा लगता है तो जरूरी थोड़ी है कि वो मुझे पसंद हो। जैसे कि मुझे विराट कोहली पसंद है तो जरूरी थोड़ी है कि दूसरे को विराट कोहली पसंद हो, दूसरे को MS धोनी पसंद हो सकता है। मुझे AB डिविलियर्स पसंद है तो जरूरी थोड़ी है कि सबको AB डिविलियर्स ही पसंद हो, उसको स्टीव स्मिथ पसंद हो सकता है। तो इस तरीके से ये भी डिपेंड करता है अपनी पसंद के ऊपर। दूसरे की पसंद अलग हो सकती है, अपनी पसंद अलग हो सकती है, तो हम उस हिसाब से कलेक्शन कर लेंगे। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ये वेल डिफाइन थोड़ी होगा, सबकी मेरी पसंद सबकी पसंद थोड़ी हो सकती है। ओके, तो इसका मतलब ये भी वेल डिफाइन नहीं है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये बातें। अब आगे हम देखते हैं डी पॉइंट हमसे क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यानी कि आप स्कूल के अंदर हैं, सपोज कर लीजिए, और आपकी क्लास के अंदर सारे बॉयज का जो है कलेक्शन करना है, तो आप सारे बॉयज का कलेक्शन कर लोगे। अब जैसे कि मुझे बोला गया है तो मैंने सारे बॉयज का कलेक्शन कर दिया, सारे लड़कों को मैंने एक जगह डाले, भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, सारे लड़के आ गए। अब किसी दूसरे पर्सन को बोला, मेरे फ्रेंड को बोला, सपोज कर लीजिए, उसको भी बोला, तो उसने भी अपने क्लास के अंदर, यानी मेरी क्लास के अंदर सारे बॉयज का कलेक्शन, तो वो भी बॉयज को ही लेगा ना, अरे तू भी आ जा, सारे बॉयज को ही लेगा। तो मैंने जो कलेक्शन किया वो भी बॉयज का ही है और उसने जो कलेक्शन किया वो भी बॉयज का ही है, तो इसका मतलब ये भी बॉयज का वो भी बॉयज का, तो हमारे तो दोनों के सेट तो इक्वली हुए, तो सबके लिए तो सेम ही है। किसी लड़की को भी बोला जाए कि बॉयज का कलेक्शन करो तो वो भी मैंने जो बॉयज के कलेक्शन किए, मेरी क्लास के मेरे फ्रेंड ने जो बॉयज के कलेक्शन किए और एक लड़की ने जो बॉयज के कलेक्शन किए, सारे तो सेम ही है, सबके लिए तो वो कलेक्शन सेम ही आ रहा है। ऐसा थोड़ी कि लड़की थोड़ी आ जाएगी किसी के अंदर, तो इसका मतलब सबके लिए वो बॉयज सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, तो ये सबके लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये सेट फॉर्म करेगा, क्योंकि क्लास के अंदर ही तो देख रहे हैं अपन। ओके, यस इट इज अ सेट, ये सेट होगा। ओके, अब ये देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि हमारे पास उन नेचुरल नंबर का कलेक्शन करना है जो कि 100 से छोटे हैं, उन नेचुरल नंबर का कलेक्शन करना है जो कि 100 से छोटे हैं। तो 100 से छोटे वाले नंबर्स का कलेक्शन करना है। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये अगर नहीं पता है तो प्रीवियस क्लास देख लीजिए, आई बटन पे लिंक आ रहा है, क्लिक करें जाए और देखिए
क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ये सारे के सारे नंबर हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं। सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है? जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। इंटीजर क्या होता है? जीरो और माइनस वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पी और क्यू इंटीजर से आता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जब रियल नंबर में से रैशनल को हटा दे सारे के सारे इरेशनल बनते हैं। रियल क्या होता है? रैशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रियल होता है। सारी की सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर ली है। अगर अच्छे से सीखनी है मैथ्स को, प्रीवियस लेक्चर को देखना, आज के लेक्चर को देखना, आगे आने वाले लेक्चर को देखना, समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमें वो सारे के सारे नंबर का कलेक्शन करना है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन करना है जो 100 से छोटे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है 100 से छोटा है। शुरुआत नेचुरल नंबर की कहां से होती है? काउंटिंग नंबर है, 1 से शुरुआत होती है। तो यस इट इज अ सेट 1 2 3 4 अप टू 99। लेस देन 100 है, 100 के इक्वल नहीं लिखा हुआ है, लेस देन एंड इक्वल टू लिखा हुआ होता तो 100 भी इंक्लूड होता है स्टूडेंट, तो 100 भी इंक्लूड होता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लेस देन 100, तो 99 तक ही लेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए एफ वाला पॉइंट, कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नोवेल्स लिखे गए हैं, उनका हमें कलेक्शन करना। तो क्या ये सेट है? ऑफ कोर्स ये सेट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर राइटर का नाम आ गया और उसका नाम है मुंशी प्रेमचंद। हर एक हिंदी की किताब में मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास होता ही है, ठीक है। तो अब देखिए उपन्यास उससे रिलेटेड मतलब मुंशी प्रेमचंद का एक चैप्टर होता ही है हिंदी की बुक के अंदर। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे हैं उनका हमें कलेक्शन करना है भैया। तो अगर मुझसे बोला जाए कि मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स का कलेक्शन करो, तो मैं भी वही करूंगा ना, नॉवेल्स का। जो दूसरा पर्सन करेगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल्स का कलेक्शन करना है, उसका उपन्यास का कलेक्शन करना है, उनके द्वारा लिखे गए, तो ये भी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जी क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं? जिसमें जीरो भी होता है, पॉजिटिव वाले भी होते हैं और नेगेटिव वाले भी होते हैं। तो इवन इंटीजर लिखना है तो ऑफकोर्स ये सेट बनेगा। इवन क्या हो सकता है? माइनस इंफिनिटी ले लो या माइनस -4 -2 -3 2 4, सारे के सारे इवन इंटीजर ले लो। तो ये जीरो भी इंक्लूड होगा इसके अंदर, जीरो भी क्या होगा इसके अंदर? इंक्लूड होगा। तो ये भी क्या होगा? हमारे पास सेट बनाएगा। यस इट इज अ सेट। अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें बताना है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट बिलोंग करना है तो उसके लिए क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो हम सीखने वाले हैं। कि आगे हम जो मैथ्स में पढ़ेंगे तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि टू बिलोंगिंग टू, हम कुछ किसी मैथमेटिक्स सिंबल का यूज़ करेंगे। तो आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए कि मैथमेटिक्स के अंदर किस किस का सिंबल का यूज़ करते हैं, कि देयर एग्जिस्ट भी करते हैं, बिलोंग टू भी करते हैं, फॉर ऑल भी करते हैं। आगे आने वाले हम बहुत ही अच्छे अच्छे जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। लेकिन आज का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो है बिलोंग टू का, कि बिलोंग टू को हम किस तरीके से मैथमेटिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये कर्ली ब्रैकेट में सेट है, ठीक है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू एंड नॉट बिलोंग टू। तो ये जो लिख रखा है, ये जो है हमारे पास ये बिलोंग टू लिखा है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बिलोंग टू, बिलोंग, ठीक है। ये बिलोंग का साइन है और ये क्रॉस कर दिया गया है, इसका मतलब नॉट बिलोंग टू। ये क्या है? नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये हमारे पास सेट दे रखा है। सेट को ऑब्जर्व करें पहले, 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ है। अब 5 क्या ए के अंदर है? तो यस ए के अंदर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिलोंग टू का साइन आ जाएगा, क्योंकि है इसलिए बिलोंग टू का साइन आएगा, क्योंकि ये इसमें से आ रहा है, ठीक है। हम भी क्या अपना इंट्रोडक्शन देते तो हम क्या बोलते हैं? आई एम बिलोंग टू रानी, आई एम बिलोंग टू जैसलमेर, आई एम बिलोंग टू दिल्ली, आई एम बिलोंग, क्यों मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। तो ये भी कह रहा है 5 क्या कह रहा है? 5 चिक चिक के कह रहा है मैं ए से आ रहा हूँ, मैं ए से आ रहा हूँ, तो 5 बिलोंग टू ए। उसके बाद देखिए 8 क्या ए में बिलोंग करता है? क्या 8 ए के अंदर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नॉट बिलोंग टू ए। क्या आपको जीरो दिख रहा है ए के अंदर? नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बहुत ईजी है, फर्जी क्वेश्चन है ये, नॉट बिलोंग टू ए। यहाँ पर 4 बताइए, आप बताइए जल्दी से बताइए, दिख रहा है क्या? 4 दिख रहा है तो बिलोंग टू ए। अब बताइए 2 दिख रहा है? दिख रहा है तो बिलोंग टू ए। 10 दिख रहा है? 10 नहीं दिख रहा है तो डज नॉट बिलोंग टू ए। तो इस प्रकार का सिंबॉलिक रिप्रेजेंट आपको सीखना होगा। ये बेसिक हम क्लियर कर रहे हैं, बेसिक क्लियर हो गए तो आगे की यात्रा बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो बेसिक्स
क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप गाइज आज हमने बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आपको समझ में आए होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट है बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके डाउट को 100% सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो गाइज आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर गाइज आपने हमारे इस लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पढ़ाने में बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही एनर्जी लगती है। लेकिन अगर आप इसी तरीके से लव और सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हम इसी तरीके से कंटेंट लाते रहेंगे और बहुत ही अच्छी मैथ्स आपको करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में हमारा नॉलेज लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मार्क्स तो आते रहेंगे लेकिन नॉलेज वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर और भी बेसिक क्वेश्चन के साथ, और फिर बेसिक कंप्लीट होने के बाद हम टफ क्वेश्चन की ओर भी चलेंगे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू गाइज।